नमस्कार, मैं हूं शिवम यादव। मेरे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। वैसे तो पिछले 10 सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि बीजेपी के रणनीतिकार खासकर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्लानिंग को कोई काट नहीं सकता, उसका कोई तोड़ नहीं। हमारी योजना ऐसी नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। लेकिन हकीकत हैरान करने वाली है और मौजूदा वक्त में मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस कमजोरी के बारे में बताने वाला हूं जिसमें वो फंस गए हैं और वो पाप करने वाले हैं। दरअसल राहुल गांधी उनसे ये पाप करवा सकते हैं। क्यों करवा सकते हैं, क्या है ये पूरा मामला, ये बताने से पहले मैं एक घटना की जानकारी आपको दूं। 11 नवंबर की तारीख थी। नरेंद्र मोदी तेलंगाना में थे। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक इलाका है सिकंदराबाद। वहां पर मोदी का एक कार्यक्रम था। बीजेपी इस कार्यक्रम को लेकर बड़ी उत्साहित थी, खूब तैयारियां की गई थी और बीजेपी को यह लग रहा था कि यह कार्यक्रम हो सकता है कि तेलंगाना में उनके दिल सुधार दे। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माडिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति यानी MRPS द्वारा आयोजित एक रैली को संबोधित किया था। बड़ी खास रैली थी ये, क्यों ये आपको समझ आएगा। MRPS 1994 से अनुसूचित जाति यानी SC के उप वर्गीकरण के लिए लगातार आंदोलन कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि माडिगाओं को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का उचित हिस्सा मिले। मंदा कृष्णा माडिगा एक नेता है, वो अध्यक्षता करते हैं MRPS की और वो लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि माला जो नंबरों से भले ही कम है लेकिन SC आरक्षण का बड़ा हिस्सा आती आ रहे हैं। तेलंगाना में SC के लिए 15% का आरक्षण है। इस कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि भाजपा माडिगा समुदाय के साथ हुए अन्याय को समझती। उन्होंने कहा कि हम इस अन्याय को खत्म करेंगे और इसके लिए वो प्रतिबद्ध। उन्होंने ये भी कहा कि आपके सशक्तिकरण को हर तरह से सक्षम बनाने के लिए हम जल्द ही एक समिति का गठन करेंगे और आप और हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। मैं आपकी लड़ाई को न्याय की लड़ाई मानता हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया उसने मुझे न्याय की जिम्मेदारी सौंपी। अब ये बयान है तो जैसे प्रधानमंत्री देते हैं वैसा ही, लेकिन इसके गहराई में क्या है। अगर प्रधानमंत्री के बयान की व्याख्या करेंगे आप तो एक तरह से वो जो कर रहे थे वो माडिगा लोगों के साथ अन्याय है। उन्हें उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। अगर हम इस लॉजिक के मूल में जाएं तो मोदी वही कह रहे हैं जो राहुल गांधी कहते हैं लगातार, जैसे जितनी आबादी उतना हक। अब आप राहुल गांधी की बात को काट कैसे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले का जिक्र करते हुए मोदी ने जो कहा उसका मतलब यह है कि संविधान के अनुसार निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में उन्हें न्याय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसलिए वो बेहतर आरक्षण लाभ सुनिश्चित करने के लिए माडिगाओं को सशक्त बनाने के लिए एक समिति का गठन करें। प्रधानमंत्री ने बेहतर आरक्षण के लिए उनकी लड़ाई का समर्थन करते हुए MRPS प्रमुख से ये कहा, कोट कर रहा हूं मैं, उन्होंने कहा कि कृष्णा आपको बहुत साथी मिले हैं लड़ने के लिए, आज एक साथी और जोड़ दें। यानी वो माडिगाओं के साथ खड़े होकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर अपनी बात कह रहे थे। इससे पहले कि हम इस पर आए कि मोदी की टिप्पणी का राष्ट्रीय राजनीति में क्या मतलब है, क्या असर होगा, तेलंगाना की आबादी पर बात कर लेते हैं। तेलंगाना की आबादी में 50% से ज्यादा पिछड़ा वर्ग का वोट है। भाजपा ने दक्षिणी राज्य में सत्ता में आने पर अपनी कम्युनिटी का यानी माडिगाओं की कम्युनिटी का एक मुख्यमंत्री लाने का वादा कर दिया। राज्य भाजपा प्रमुख के पद से हटाए गए बंदी संजय कुमार से लेकर राज्य में भारत राष्ट्र समिति यानी BRS के दलबदलू और बंदी के आलोचक ईटेला राजेंद्र और भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य के लक्ष्मण तक भाजपा के ज्यादातर जो टॉप नेता हैं वो तेलंगाना OBC समुदाय से हैं। ये और बात है कि पार्टी ने जुलाई में OBC नेता बंदी संजय की जगह ऊंची जाति के G किशन रेड्डी को बीजेपी का प्रमुख बना दिया और ये कहा गया कि ये इसलिए किया गया क्योंकि बीजेपी यहाँ पर BRS को सपोर्ट करना चाहती। 2011 की जनगणना के दौरान तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, जिससे अविभाजित राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 16% थी। हालांकि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने यह कहा है कि 2015 में किए गए एक व्यापक घरेलू सर्वेक्षण के हिसाब से तेलंगाना में SC आबादी 17.53% थी। इसलिए उन्होंने ये मांग की कि SC के लिए आरक्षण कोटा संशोधित किया जाना चाहिए। ये उनकी मांग। अनुमान है कि तेलंगाना में अनुसूचित जाति में माडिगा लोगों की संख्या लगभग 60% है और यही वजह है कि भाजपा BC और माडिगा लोगों के लिए एक पिच तैयार कर रही है जहां पर वो बैटिंग कर सके।
कांग्रेस भाजपा पर बीआरएस के साथ मिलीभगत का आरोप लगाती रही है। कांग्रेस का ये दावा है, वो ये कहती है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों, जिसमें कथित दिल्ली में एक्साइज स्कैम के आरोप लगाने के बाद से केसीआर की बेटी और विधान परिषद सदस्य के कविता पर नरम रुख अपना रही है बीजेपी। ऐसी भी अटकलें हैं कि मोदी चाहेंगे कि केसीआर, जिन्होंने संसद में कई बिल पास कराने में ज्यादातर भाजपा सरकार को समर्थन किया, उनके पक्ष में ही वो रहे, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा को सहयोगियों की जरूरत होगी, ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो उसको सपोर्ट कर सके। अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, जिसकी बड़ी संभावना भी है, सच्चाई यह है कि बीआरएस ऐसे राज्य में भाजपा के सहयोगी के रूप में देखे जाने का जोखिम नहीं उठा सकता जहां कुल 119 विधानसभा सीटों में से लगभग 40 पर मुसलमानों का दबदबा है और वो चुनावी नतीजे बदलने की किस्मत रखते हैं। राज्य की यानी तेलंगाना की बड़ी आबादी के विभिन्न वर्गों को कई मुफ्त सुविधाएं देने के बावजूद केसीआर के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर सत्ता विरोधी लहर है और भाजपा नहीं चाहेगी कि कांग्रेस को इसका फायदा मिले, और इसलिए पूरा गणित एक तरीके से सेट किया जा रहा है तेलंगाना में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर, बयान पर फिर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी से उनका मुद्दा चुराकर अपनी पॉलिटिक्स करने का यहां फैसला किया है। मदिगांव के लिए मोदी की वकालत से आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को मदद मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। तो पार्टी यहां पर यह कोशिश कर रही है कि अगले लोकसभा चुनाव में बेहतर उसको वोट मिले। 2019 में भाजपा ने 19% से ज्यादा वोट शेयर के साथ 17 लोकसभा सीटों में से 4 सीटें यहां पर जीती थी, और वो ये कोशिश कर रही है कि कम से कम इतनी रिटेन की जा सके। अन्याय को समाप्त करने के लिए संख्या बल के आधार पर आरक्षण लाभ की मालिकाओं की मांग पर विचार करने के लिए एक समिति का वादा करके मोदी ने जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण के विचार को और इस हिसाब से जाति जनगणना को नहीं, विश्वसनीयता प्रदान। जाति जनगणना के पीछे मुख्य राजनीतिक विचार आरक्षण लाभ और संसाधनों के आवंटन के लिए संख्यात्मक आधार ही तो है। मोदी ने पहले गांधी के जितनी आबादी उतना हक नारे का मजाक बनाते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेता अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कम करना चाहते हैं। ये मजाक बनाया था उन्होंने, और इसको लेकर उनकी आलोचना भी की थी राहुल गांधी और राहुल गांधी समर्थित तमाम लोगों ने। 2018 की बात है जब तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 2021 की जनगणना में ओबीसी की गणना करने का फैसला किया था। एक आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी की गई थी और इसमें यह निर्णय सार्वजनिक किया गया था। गृह मंत्रालय की 31 अगस्त 2018 की प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा गया, पहली बार ओबीसी पर डेटा जमा करने की परिकल्पना अब की जा रही है। ये केंद्र द्वारा ओबीसी के उप वर्गीकरण के लिए रोहिणी आयोग की स्थापना के 1 साल बाद आया था मामला। इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखें तो बाद में सरकार ने अपना इस पर बदल लिया। क्यों बदल लिया ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। इसने नीति के तहत जाति जनगणना कराने से इनकार कर दिया। यहां तक कि वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, जो ओबीसी वर्ग से आती है, ओबीसी के वोटों से जीतती हैं, वो इसमें सदस्य हैं और सरकार को अपने पुराने वादे वो लगातार याद दिलाती रहती। यही वो समय भी था जब मोदी ने जाति जनगणना के बारे में बात करते हुए कहा था कि भारत को जाति के आधार पर विभाजित करने के लिए विपक्षी दलों की जो हरकत है वो स्वीकार्य नहीं। पार्टी एक बार फिर से इस पर अपना रुख क्यों बदल रही है आप अंदाजा लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भाजपा की घोषणा पत्र के लॉन्चिंग के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि उनकी पार्टी कभी भी जाति जनगणना के विरोध में नहीं थी और ऐसे निर्णय सही समय पर सावधानी पूर्वक लिए जाने चाहिए। बस वो इतना कहना चाहते हैं। यानी शुरू में जिसका वो विरोध कर रहे थे, जिसके पक्ष में नहीं थे, उसके पक्ष में वो आ गए। जितनी आबादी उतना हक और जाति जनगणना पर भाजपा और मोदी का यूटर्न क्या इशारा करता है? यूटर्न ये इशारा करता है कि अनिश्चितता और आत्मसंदेह है कहीं ना कहीं। सत्तारूढ़ दल आरक्षण की राजनीति पर एक ठोस नजरिया सामने लाने के लिए लगातार स्ट्रगल कर रहा। मदिगांव की मांग का समर्थन करके मोदी ने ओबीसी उप वर्गीकरण की बात आने पर खुद को भी मुश्किल में डाल दिया है। यानी राहुल गांधी जो कहलवाना चाह रहे थे मोदी से, वही हुआ। 13 एक्सटेंशन के बाद रोहिणी आयोग, जिसे जनवरी 2018 में रिपोर्ट पेश करनी थी, उसने इस साल अगस्त में अपनी रिपोर्ट पेश की है। इतना डिले कर दी गई ये रिपोर्ट। विपक्ष अब तक इससे बेपरवाह ही नजर आ रहा था, लेकिन
मदिगांव के पीछे अपना जोर देकर मोदी ने रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन और राष्ट्रीय जनगणना की आवश्यकताओं के बारे में सवालों के घेरे में खुद को डाल दिया है। अब उससे सवाल ये पूछे जाएंगे और वो अब इसे पाप नहीं कह रहे, क्योंकि यही पूरा जो काम जब राहुल गांधी कर रहे थे तो नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि ये पाप है, देश को बांटने का पाप। लेकिन अब मदिगांव का वोट हासिल करने के लिए तेलंगाना में नरेंद्र मोदी वही पाप कर रहे हैं। ये सारे आंकड़े ये बताते हैं कि जो ये कहते हैं वो नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन दिनों बैकफुट